हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है लेटेस्ट क्रैक एंड यूजीसी नेट विद निशान चौधरी। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अकाउंटिंग एजम्पशन एंड प्रिंसिपल्स के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर। तो आप ये सब वीडियो आई होप देख रहे होंगे कि मैं अकाउंटिंग की जो यूनिट है उसके यूजीसी नेट के लिए लेके आया हूँ। और आप यूजी एंड पीजी के स्टूडेंट हैं फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए यूजफुल होगा। तो आज हम अकाउंटिंग एजम्पशंस एंड प्रिंसिपल्स को कवर करने वाले हैं। तो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हमारा आता है अकाउंटिंग अजम्पशन। 5 अजम्पशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कहती है? assumes that the business will continue to operate indefinitely, allowing for the preparation of financial statements as if the entity will not be liquidated in the near future। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? गोइंग कंसर्न जो assumption है वो assume करती है कि जो बिजनेस है वो कंटिन्यू करेगा हमारा इन्फिनाइट पीरियड के लिए, इनडेफिनिट पीरियड के लिए कंटिन्यू करेगा। हमारा बिजनेस कल आने वाले टाइम में बंद नहीं होगा। हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो बिजनेस है वो हमारा चलता रहेगा, सालों साल चलता रहेगा। मतलब एक तरह से ये पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके चल रहा है, पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके चल रहा है ये, या फिर पॉजिटिव थिंकिंग लेके चल रहा है कि हमारा बिजनेस कभी भी बंद नहीं होने वाला है, ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलता रहेगा। सो हम अच्छे से बिजनेस करें। तो ये हमारा पहला अजम्पशन है, हम ये एज्यूम करके चलते हैं। एजम्पशन का मतलब ये होता है कि एज्यूम करना, ठीक है। तो नेक्स्ट एजम्पशन है हमारा कंसिस्टेंसी एजम्पशन। assumes that the business will use the same accounting method। यहाँ पे सेम अकाउंटिंग मेथड हम फॉलो करेंगे and procedures consistently over the time। changes should be made only when necessary and their impact should be disclosed। यहाँ पे बोला जा रहा है जो कंसिस्टेंसी एजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग हम सेम अकाउंटिंग मेथड जो है वो फॉलो करेंगे, सेम प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे जो भी हम जितने भी टाइम हमारा बिजनेस चलता है। और ये ऐसा हम क्यों करते हैं? सो दैट हम अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको कंपेयर कर पाए, पिछले साल को अगले साल से कंपेयर कर पाए, या फिर वैसे तो हमारा अपने बिजनेस के साथ ही कंपैरिजन के लिए इजी होता है, और सो दैट हम अच्छे से रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर पाए। मान लो कल आप कैश अकाउंटिंग कर रहे थे और अगले आने वाले साल में एक्रूअल अकाउंटिंग बेसिस पे आप बुक्स प्रिपेयर करना शुरू कर दो, तो वैसे में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, आप अच्छे से रिजल्ट्स को इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें कंसिस्टेंट रहना है, हमें सेम अकाउंटिंग मेथड्स फॉलो करने और सेम प्रोसीजर फॉलो करने, सो दैट और अगर हम कोई चेंजेस करते भी हैं तो हमें वो डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, हमें बताने पड़ेंगे। तो ये हमारा कहता है कंसिस्टेंसी एजम्पशन। नेक्स्ट आता है हमारा एक्रूअल बेसिस एजम्पशन। अब एक्रूअल बेसिस एज्यूम्स दैट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर। एक्रूअल प्रिंसिपल हमने कल की वीडियो में किया था, आपको याद होगा शायद। एक्रूअल मतलब जब हम अर्न कर लेते हैं, अर्नड इनकम बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर आपने काम कर दिया है तो आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट। यहाँ पे कैश को कंसीडर नहीं किया जाता। तो एक्रूअल बेसिस कहता है कि ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर ली जाएंगी जब वो अकर होंगी। जब अकर होंगी तभी आप रिकॉर्ड कर लोगे, कैश रिसीव किया हो या ना किया हो, रिगार्डलेस ऑफ व्हेन द कैश इज एक्सचेंज्ड। तो यहाँ पे कैश को कंसीडर नहीं किया जा रहा है। दिस बेसिस ऑर्गेनाइज द रेवेन्यू व्हेन अर्नड एंड एक्सपेंसेस व्हेन इनकर्ड। तो ये हमने कल एक्रूअल अकाउंटिंग जो मैंने पढ़ाया था उस वीडियो में आप अच्छे से देख सकते हैं। Then आता है materiality assumptions assumes that the insignificant item need not be accounted separately। Materiality depends on the size or nature of an item and its potential impact on the financial decisions। Materiality assumption में बोला जा रहा है कुछ insignificant petty items होती हैं, उनको हम consider नहीं करेंगे, उनको हम accounting की books में नहीं डालेंगे, उनके लिए उनको separately record करने की ज़रूरत नहीं है। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको हम बुक्स पे अफेक्ट नहीं डालने देंगे, क्योंकि उनका कोई पोटेंशियल इम्पैक्ट नहीं होगा कि हम बता पाए कि इससे हमें लॉस हो रहा है या इससे हमें प्रॉफिट हो रहा है। हम बड़ी बड़ी आइटम्स को ही रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा मटीरियलिटी का प्रिंसिपल कहा जाता है। एज पर द साइज एंड नेचर ऑफ एन आइटम, अगर उस आइटम का साइज एंड नेचर ठीक ठाक है, वो इम्पैक्ट डाल सकता है, पोटेंशियल इम्पैक्ट डाल सकता है हमारे फाइनेंशियल डिसीजन पे, तभी हम उनको कंसिडर करेंगे। ये हमारा मटीरियलिटी का असम्पशन कहता है। ये आ गया प्रूडेंस प्रिंसिपल या प्रूडेंस अजम्पशन या कंजर्वेटिज्म बोल सकते हैं इसको हम। एज्यूम्स दैट व्हेन faced with uncertainty, accounts should choose the option that is least likely to overstate assets and incomes। It guides the principle of recognizing losses sooner than the gains। तो यहाँ पे कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस प्रिंसिपल को हम बोल सकते हैं कि रिकॉग्नाइज
लॉसेस बिफोर प्रॉफिट्स। तो हम प्रॉफिट्स के लिए पहले जो है बचा के चलेंगे, संभल के चलेंगे, ना कि हम ये देखेंगे कि हमें प्रॉफिट्स होने वाले हैं। हम लॉसेस के लिए पहले से तैयार रह के चलेंगे। ये प्रूडेंस प्रिंसिपल या फिर कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल अजम्पशन हमें कहता है कि हम कुछ अकाउंटेंट्स शुड चूज द ऑप्शन दैट इज लीस्ट लाइकली टू ओवरस्टेट द एसेट्स एंड इनकम। कोई ऐसा ऑप्शन चूज करेंगे किसी अनसर्टिनिटी में, कोई ऐसी विपदा पड़ जाती है बिजनेस पे, तो अकाउंटेंट्स जो होंगे वो ऐसा ऑप्शन चूज करेंगे, ऐसा मेथड चूज करेंगे जो सबसे कम इम्पैक्ट डालेगा हमारी इनकम स्टेटमेंट पे, जो उसको ओवर स्टेट ना करे, मतलब कि ज़्यादा ना बताए, उसको कम ही बताए। तो ये हमारा प्रूडेंस का प्रिंसिपल कहता है। ये हमें गाइड करता है कि हमें जो लॉसेस हैं उनको पहले रिकॉग्नाइज करना है, देन गेन्स, जो भी हमारे गेन्स आएंगे उससे पहले हमें अपने लॉसेस को देख के चलना होगा। तो ये 5 आपकी अजम्पशंस थी। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, उसके बाद कंसिस्टेंसी अजम्पशन, एक्रूअल बेसिस अजम्पशन, मटेरियलिटी अजम्पशन एंड कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस अजम्पशन। अब हम कर लेते हैं प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो कुछ इस तरह से है हमारे। सबसे पहले रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन इट इज अर्नड। ये एक्रूअल वाले की तरह ही है, व्हेन इट इज अर्नड एंड रियलाइज और रियलाइजेबल रिगार्डलेस ऑफ व्हेन द कैश इज रिसीव्ड। कैश रिसीव हुई हो या ना हुई हो डज नॉट मैटर। यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किए जाएंगे जब वो अर्न कर लिए जाएंगे। व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, तो हम उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज मानेंगे। अगर हमने गुड्स किसी को डिलीवर कर दिए हैं, चाहे उससे पैसा आया है या नहीं आया है, वो हम नहीं देखेंगे। हम ये देखेंगे कि हमने अपना काम कर दिया, दैट मीन्स कि हमारा जो पैसा है वो भी आ ही गया है, तो तभी हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो ये कहता है हमारा अकाउंटिंग रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। देन आता है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल, रिक्वायर एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड एज द रेवेन्यूज दे हेल्प टू जनरेट। बोला जा रहा है कि एक्सपेंसेस को उसी अकाउंटिंग पीरियड में, उसी साल में रिकॉग्नाइज करो जिसमें आपने उन एक्सपेंसेस को करके रेवेन्यू जनरेट किया था, जिनसे आपको प्रॉफिट हुआ था, जो आपने खर्चे किए थे और उनकी वजह से जो इनकम गेन हुई है, उसी ईयर में आपको अपने एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करने हैं, उसी में आपको एक्सपेंसेस शो करने। दिस प्रिंसिपल फॉलोज द आइडिया एसोसिएटिंग विद कोस्ट विद द रेवेन्यू दे हेल्प टू जनरेट। तो जिससे जो कोस्ट आपको इनकर हो रहा है कुछ रेवेन्यू कमाने के लिए, उसी साल में आपको वो कोस्ट भी शो करने हैं। ये कहता है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। एक सेकंड, ओके, छोटी सी कॉल आ गई थी। चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं हम अपना लेक्चर। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? रिक्वायर्स एसेट टू बी रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट पे मैंने कॉस्ट के ऊपर भी ये वीडियो बनाई थी कि कौन कौन से टाइप के कॉस्ट होते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो ओरिजिनल कॉस्ट जो होगी उस पे हमें रिक्वायर्ड एसेट टू बी रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट, हमें एसेट्स को जो रिकॉर्ड करना है वो उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट पेड और द फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन गिवन एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। जो आपने परचेज वैल्यू है, जिस पे आपने परचेज किया है एसेट को, वो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी या फिर ओरिजिनल कॉस्ट होगी जिस पे आपने परचेज किया, वो आपने शो करना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोल सकते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो उस पे आपने रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में अपने किसी भी एसेट को। और उसके बाद प्रूडेंस प्रिंसिपल फिर से आ गया हमारा, ये प्रिंसिपल्स में भी काउंट होता है। तो प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें जो अपने लॉसेस हैं उनको पहले कंसीडर करना है और बजाय के अपने जो आने वाले प्रॉफिट्स है उनसे। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल देख लेते हैं एक बार, कि फुल डिस्क्लोजर जो है वो ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है कि हमें सब कुछ डिस्क्लोज करना है, A to Z हमें सब कुछ डिस्क्लोज करके चलना है, कुछ भी छुपाना नहीं है।
हमें सबको डिस्क्लोज करना है। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल बोलता है, इंश्योर करता है कि जो हमारी हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब कंपेयर करें तो उनका मेथड सेम होना चाहिए। हमें एक ही अकाउंटिंग मेथड को यूज़ करना है, कंसिस्टेंट रहना है अपने बिजनेस में, सेम अकाउंटिंग मेथड यूज़ करना है, सो दैट हम कंपैरिजन जो है कर पाए, अपना एक साल से दूसरे साल तक कंपैरिजन कर पाए। देन आता है एंटिटी प्रिंसिपल। इसमें कंसीडर किया जाता है कि जो बिजनेस एंटिटी है और जो उसका ओनर है वो दोनों एक ही है। एंटिटी प्रिंसिपल बोलता है कि एक ही है, नहीं एंटिटी प्रिंसिपल सॉरी मुझसे गलती होगी। एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि वो दोनों डिस्टिंक्ट एंटिटीज है, ये दोनों सेम नहीं है। transactions of the business should be accounted for separately from the personal transactions of the owner। इन दोनों को अलग अलग कंसीडर किया जाएगा। जो उसका बिजनेस का ओनर है उसकी पर्सनल ट्रांजेक्शन्स को अलग रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स है उनको अलग रिकॉर्ड किया जाएगा। टाइम पीरियड प्रिंसिपल कहता है डिवाइड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइजेज इनटू आर्टिफिशियल टाइम पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब टाइम पीरियड प्रिंसिपल आपने देखा होगा, हमारा कब से अकाउंटिंग ईयर कौन सा होता है, हमारा 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक, ठीक है। तो ये हमने एक आर्टिफिशियल पीरियड बना लिया ना, एक अकाउंटिंग ईयर क्रिएट कर लिया ना, तो ये टाइम पीरियड प्रिंसिपल है आपका। देन हमारा आता है अकाउंटिंग एक्सपेंडिचर्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने अकाउंटिंग एजम्पशंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल को प्रिपेयर किया। आप स्लाइड्स को भी एक बार स्क्रीनशॉट लेके दोबारा रीड कर ले, सो दैट आपको डिफिकल्टी ना आए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।